आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम ख़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, थोड़ा सा गैप लेना पड़ा कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से। 2-3 हफ्तों के बाद हम फिर हाजिर हो रहे हैं आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, लेकिन इस बार एक बहुत ही दहकता प्रोग्राम हम पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि शख्सियत ही ऐसी है। यहाँ की शख्सियत तो नहीं है, लेकिन हम सब की शख्सियत जानी मानी हस्ती है। डॉक्टर कफ़ील ख़ान साहब, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, लेकिन हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कफ़ील साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। जब तक आप जो है उनकी चंद झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाइए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर कफ़ील ख़ान साहब, आपका इस्तकबाल है हैदराबाद में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका जो इतना इज्जत देने का। हमने एक गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी पे एक बुक लिखी है जी, तो वो हैदराबाद प्रेस क्लब में हमने लॉन्च की। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। के साथ जो है बैठ के दीवान खाने पे हम लोग बात करेंगे इंशाअल्लाह, किताब के इंशाअल्लाह। बारे में इंशाअल्लाह। आइए तशरीफ़ रखिए, तफसील से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ था आपका? ख्वाजा साहब, ये एक बुक लिखी है गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी पे। मेरी कहानी तो लोगों को पता है टुकड़ों टुकड़ों में, तो कोशिश की है कि उसको एक साथ एक जगह पे लिख दिया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बच्चे मरे 80 माँ बाप जो आज भी इंसाफ के लिए 5 साल बाद भी। थोड़ा सा अपन फ्लैशबैक में चले जाएंगे। ओके, तो बताइए कि आपकी ये ट्रेजेडी कहाँ से शुरू हुई? एक रात 10 अगस्त 2017 की सोने जा रहा था कि एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। हम लोगों का डॉक्टर्स का ग्रुप था मेडिकल कॉलेज का, उसमें कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है और बच्चों की मौत हो रही है। अच्छा, कहाँ पे? मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता था वहाँ। तो पहुँच गया। जो मुझे लगता है कि जो है कि जिसके भी सीने में दिल होगा और वो दिल धड़कता होगा, वो बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता। तो एज अ डॉक्टर मैं वहाँ पहुँच गया। हम लोगों ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, सिलेंडर्स लेके आए और बच्चों को बचाने की। 400 बच्चे थे, लेकिन फिर भी 63 बच्चे जो है हम बचा नहीं पाए, और 18 एडल्ट भी उस रात जो है दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन नहीं थी। लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई 7:30 बजे रात में ख़त्म हुई थी 10 तारीख को, और 13 तारीख को सुबह 2 बजे स्टार्ट हुई थी। तो 54 आवर्स, 54 घंटे मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं थी। जो मंज़र मैंने वो उस वक्त देखा था, वो मंज़र शायद हिंदुस्तान ने जो है अब अप्रैल मई में 2021 में जब कोरोना वेव की सेकेंड वेव आई, तो पूरा हिंदुस्तान ने देखा कि ऑक्सीजन की किल्लत कैसी होती है। बहरहाल मीडिया ने मुझे हीरो, फरिश्ता, मसीहा बना दिया। बाद में ये पता चला कि जो सप्लायर था, जो लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करता था, पुष्पा सेल, उसके 68 लाख रुपए बाकी थे और उससे 10% कमीशन मांगा जा रहा था क्लियरेंस करने के लिए, उसका जो ड्यूज था। उनको बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बलि का बकरा खोजा, और जिस मीडिया ने मुझे हीरो बनाया था, फिर 48 घंटे बाद जो है 70 बच्चों का कातिल करार दिया। इसकी वजह मैंने इसमें लिखी है, अगर आप कहें तो आप पढ़ दूं मैं आपके लिए। 13 तारीख को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक टीम भेजी थी डॉक्टरों की दिल्ली से, और जिनके साथ जो है उस वक्त के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा सर भी आए थे गोरखपुर। तो वो टीम इंक्वायरी करनी थी कि ये 80 मौतें क्यों हुई हैं जी। और एक मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर की कुछ पॉलिटिक्स थी कि योगी जी को हटाया जाए, और शायद वो मनोज सिन्हा या फिर केशव प्रसाद मौर्य वगैरह जो लगे थे कि चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो उनको लगा योगी जी को कि अगर ये टीम जो है कोई गलत रिपोर्ट दे देगी तो उन्हें हटना पड़ सकता है। मीडिया में भी बड़ी चूँकि 80 बच्चों का बात थी, तो एक बड़ा सा शोर था कि योगी जी इस्तीफ़ा दो, योगी जी इस्तीफ़ा दो, क्योंकि वो वहीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 30 साल से रहे हैं।
तो मुझे बुलाया जाता है, मैं वो पढ़ता हूँ। मैंने हीरो टू विलन चैप्टर करके लिखा है। Unsuspecting of what was to come, I entered the cubicle where the VIP stood and greeted everyone. I had imagined that I would receive a pat on the back, but instead I was met with a pin drop silence. तो जब मुझे बुलाया गया योगी जी ने, तो मुझे लगा कि शाबाशी मिलेगी मुझे। 54 घंटे में हम लोगों ने जो काम किया था उसके लिए सराहना की जाएगी। Everybody simply stared at me. The chief minister stared at me, ignoring my greeting. He was fuming. His face was flushed and he was angry. तो तू डॉक्टर कफील है। ख्वाजा कयूम अनवर साहब, आप उर्दू भी मेरे ख्याल से जो है वो डेली चलाते हैं, और आपको पता होगा कि आप और तू में बड़ा फ़र्क है। बहुत फ़र्क जी। तो जब उन्होंने तू कहा तो मुझे डर लग गया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और एक जूनियर डॉक्टर, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा यस सर। तो तू सोचता है सिलेंडर ला के तू हीरो बन जाएगा, देखता हूँ तुझे। बस ये जो मैसेज था ये मेरे लिए शायद नहीं था, वो जो जेपी नड्डा सर गए थे उनके लिए था कि ये मेरा गोरखपुर है, मैं यहाँ का बॉस हूँ। और दूसरे कुछ सिलेक्टेड मीडिया हाउसेस थे वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे थे उनके लिए था। और उसके बाद से ही जो है उन्होंने मुझे 70 बच्चों का कातिल करा दिया। ये इस तस्वीर देखिए, ये ऑक्सीजन टैंक की है, जो कि 150 फीट लंबा बड़ा टैंक है, जिसमें 1.5 लाख लीटर ऑक्सीजन आती है, लिक्विड ऑक्सीजन। इसको कहा गया कि मैं चुरा के प्राइवेट क्लिनिक ले जाता था। मीडिया ने मुझे वाइस प्रिंसिपल, HOD और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सुपरिटेंडेंट बना दिया। मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी इसमें लगाया हुआ है। मैंने 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था और मैं सबसे जूनियर डॉक्टर था। बहरहाल FIR होता है, 9 महीने की जेल होती है। 9 महीने बाद जो चार्जेस क्या है? मेरे ऊपर 10 चार्जेस लगाए थे उन्होंने उस वक्त। 10 चार्जेस लगाए थे, जिसमें 409, 308, 102B करप्शन का, मेडिकल निग्लिजेंस का, मेरी डिग्री फेक है इसका। तो इस तरह के चार्जेस लगाए गए थे। हालांकि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जब मुझे बेल दिया तो कहा कि नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस देयर अगेंस्ट डॉक्टर कफील फॉर मेडिकल निग्लिजेंस और करप्शन। तो इसके बाद भी इन्होंने 8 डिफरेंट इंक्वायरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू और DM के थ्रू बैठाई हैं, जिस सब में मुझे क्लीन चिट मिली है, अल्लाह का शुक्र है। तो पर यही है कि 9 महीने मेरे कौन वापस लाता। तो ये कोशिश की है कि किताब के ज़रिए जो है उस जेल की भी कहानी बताई जाए, उस जुडिशरी की भी कहानी बताई जाए जो तारीखे पे तारीख देता है। जेल से निकला था तो सोचा था ज़िंदगी आसान हो जाएगी, नौकरी वापस मिल जाएगी, पर हुआ ऐसा नहीं। जेल में कैसा था आपके साथ वहाँ के लोगों का एटीट्यूड? क्योंकि यू आर वेल एजुकेटेड प्रिजनर। जी, वो इज्जत देते थे, प्रिजनर्स जो थे अच्छी इज्जत देते थे। पर ये था कि एक बैरक था, हॉल बहुत बड़ा हॉल नहीं था जिसमें 60 लोग रह सकते थे, लेकिन 200 के करीब रहते थे, 180-200 लोग, और एक सिर्फ टॉयलेट होता था। मेरा काम करना पड़ता है जेल में, जो मेरा काम था टॉयलेट साफ करना और बैरक की सफाई करना था। पर जेल के बारे में मैंने लिखा है कि कैसे जो है अगर आपके पास पैसा हो तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। बगल के ही बैरक में एक मंत्री जी रहते थे जिनको आजीवन कारावास हो गया। आपको पता होगा गोरखपुर यूपी के एक एक्स मिनिस्टर को लाइफ कन्विक्शन हो गया था एक मर्डर के केस में। उनकी और उनकी वाइफ दोनों वहाँ उस जेल में हैं। अच्छा। जी, तो बगल के बैरक में वो रहते थे, वो अकेले रहते थे, और टीवी लगा हुआ था, कूलर था, बेड था, तो वो अकेले रहते थे उतने बड़े बैरक में। तो ये उसको भी मैंने बताने की कोशिश। खाना भी घर से आता था? खाना भी घर से आता था। हम लोगों को हफ्ते में 3 दिन मुलाकात थी, सिर्फ 2 ही लोग मिल सकते थे। उनके लिए रोज 100 लोग मिलने आते थे, और बाकायदा मंत्री जी जो है बैठकी लगाते थे जेल में, और वहीं से बैठे बैठे वो उन्होंने अपने बेटे को भी चुनाव भी जिताया। उनका बेटा भी MLA है। तो और बाकी प्रिजनर जो है बहुत रिस्पेक्ट देते थे, डॉक्टर साहब करके करते थे। कई बार हुआ कि जो ड्रग एडिक्ट्स आते हैं जेल में, तो जैसे चरस गांजा वो लेते रहते हैं, अगर वो नहीं मिलता है जेल में तो उनको झटके आने लगते हैं।
फिर निकलने के बाद वही कहा, निकलने के बाद लगा था जिंदगी आसान हो गई जाएगी। फिर मेरे भाई को गोली, आपने सुना होगा, मारी गई वहाँ जहाँ चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे 500 मीटर की दूरी पे। जी 4-4 गोलियां मारी थी। और जैसे हिंदी मूवी में होता है कि दौड़ा दौड़ा के पब्लिक के सामने। क्यों मारी गई थी? आज तक नहीं पता चला। इन्वेस्टिगेशन भी सरकार ने क्लोज कर दी है। हालांकि हमने हाई कोर्ट में रिट दायर की है कि इसकी कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी हो, लेकिन आज तक कोई इंक्वायरी उसकी पूरी नहीं हुई। 3 साल बाद जो है वो इंक्वायरी। जंगल राज चलता है क्या यूपी में? कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं? सर मैं तो कयूं सर, मैं ये कहूँगा कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। आपको पता होगा कि अभी जो CAA NRC का जो मूवमेंट हुआ था, उसमें मेरे ऊपर ये कह के अलीगढ़ में जो मैंने स्पीच दी थी कि भड़काऊ है, मेरे पे NSA लगा दिया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और वो भी 3 बार NSA लगाया। जी उसको भी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इल्लीगल करार दिया। लेकिन कहते हैं ना कि आपको जितने कितने ऐसे हजारों लोग हैं जो 10-10 साल जेल में रहे हैं, उनकी कहानी कोई नहीं जानता है। कितने हजारों लोग हैं जिनको गोलियां मार दी गई, उनकी कहानी कोई नहीं जानता है। यूपी में तो आपको पता होगा कि जो इनकाउंटर का रेट है कितना ज़्यादा है, और उसमें सबसे ज़्यादा 47% मुस्लिम्स हैं, उसके बाद दलित्स हैं। पर उनकी कहानी कोई नहीं जानता है। तो आपने एकदम सही कहा है, मैं उसको जंगल राज ही कहता हूँ। राम राज्य तो नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि राम राज्य में जो है इतने बलात्कार होते होंगे, इतने मर्डर होते होंगे, इतनी गुंडागर्दी होती होगी। पर अपने आप को खुशकिस्मत भी समझता हूँ। क्यों आज आपके साथ बैठा हूँ इस दीवान खाने में। अगर मेरी 2017 से पहले एक अदना सा डॉक्टर था जो हॉस्पिटल जाता था, वापस आ जाता था। आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों का प्यार और दुआएं मिलती हैं। ये किताब लिखने की वजह क्या है? ये किताब लिखने की यही वजह थी कि मेरी कहानी तो हर कोई जानता है, पर उन 80 माओं की कहानी कोई नहीं जानता। मैंने इस किताब के ज़रिए जो है एविडेंस बेस्ड जो है बताने की कोशिश की है कि किस तरह से योगी सरकार ने अपना गुनाह छिपाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया। इस किताब के ज़रिए मैंने मीडिया के उस रोल को भी बताने की कोशिश की है कि कैसे दिल्ली और मुंबई में बैठे बड़े बड़े मीडिया हाउस ने मुझे एक ही रात में हीरो बना के दूसरी रात में 70 बच्चों का कातिल बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपको मीडिया पे भरोसा नहीं है? नहीं, मैं मानता हूं कि जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, जुडिशरी एंड मीडिया, उसमें जो है कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेशन तो हो गया है उस आइडियोलॉजी का जो इंसान से इंसान में डिवाइड करता है। पर हर सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं। जी आप जैसे लोग भी हैं जो हमारी आवाज़ में हैदराबाद में ना होते हुए भी दुनिया तक लोगों तक पहुंचाई। जिस को मीडिया ने मुझे हीरो बनाया, उसी मीडिया ने मुझे विलन भी बनाया, लेकिन उसी मीडिया ने फिर मुझे जेल से बाहर निकालने में मदद भी की। जब मेरे पे NSA लगाया गया तो उसी मीडिया ने मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई। तो हर सिस्टम में कुछ गंदे लोग भी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। हमारे ही सिस्टम की बात कर लीजिए, प्रोफेशनल डॉक्टरी प्रोफेशन जो है बहुत नोबल माना जाता है, पर कई बार शर्म आती है कि फार्मा कंपनी के कहने पे डॉक्टर्स जो है ज़बरदस्ती दवाएं लिखते हैं, ज़बरदस्ती वो जांच लिखते हैं। तो गंदी मछलियां हर जगह हैं। आप अपने मकसद में कितना कामयाब हुए किताब लिखकर? कहते हैं कि 1000 किताब अगर एक महीने, मतलब इनिशियल जो फर्स्ट मंथ पे अगर सेल हो जाती है, बुक 1000 लोगों के हाथ में किताब पहुंच जाए, तो कहते हैं वो किताब हिट मानी जाती है। और आई एम प्राउड टू से कि हम लोगों ने 17 दिसंबर को दिल्ली में लॉन्च किया था। उसके बाद ये 8वां राज्य है जहां मैं आया हूं। इसके बाद हम बेंगलोर और चेन्नई जा रहे हैं। तो हमने 7000 किताब जो है सेल कर दी, और हम रीप्रिंटिंग के लिए भी चले गए हैं। पर अब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैसेज जब पहुंच पाएगा जब ये अपनी लैंग्वेज में आएगी। ये इंग्लिश में है, जब हिंदी में, उर्दू में आएगी, और हैदराबाद में हूँ, तेलंगाना में हूँ, तो तेलुगु में भी आए। हमने मराठी और मलयालम में आ रही है, मार्च तक आ जाएगी। तो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा और मीडियम आपको नहीं समझ में आया कि आपका मकसद आवाम तक पहुंचाने के लिए आसान तरीका, जैसा कि मीडिया है, सोशल मीडिया है वगैरह? करता हूँ, उसके थ्रू भी आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन ये ऐसा दस्तावेज है कि कहा ना कि सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, उसकी भी कहानी है। किताब तो सालों, मतलब सदियों तक रहती है अगर लिख दी जाए तो हालांकि जीवनी जो लिखी जाती है वो किसी के मरने के बाद लिखी जाती है। तो मैंने कोशिश की है कि वो कहानी मैं दुनिया के सामने पहले ही ला दूँ।
तो फिर अभी आपके केसेस ख़त्म हो गए या अभी ट्रायल चल रहा है? अलीगढ़ का केस ख़त्म हो चुका है, लेकिन बीआरडी का केस अभी चल रहा है। और आपको अभी रिसेंटली पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे हिस्ट्री शीटर अनाउंस कर दिया है। टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में चौथे नंबर पे हूँ, तो वो केस चल रहा है। दूसरे महीने जो है मुझे अभी नौकरी से निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया है, तो उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में मैंने रिट डाली है। 8 लोगों को जेल हुई थी, 7 लोगों को नौकरी मिल गई। इस मुझे लगता है सिर्फ इसलिए कि वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और मैं बार बार पूछता हूं कि अगर मैं डॉक्टर कफील इज़ नॉट अ मर्डरर तो हु इज़ द मर्डरर? किसी ने न किसी ने उन बच्चों को मारा, हु आर द रियल कल्प्रिट? तो ये जो जद्दोजहद है ये नौकरी की नहीं है, ये इंसाफ की है, और मैं इसलिए वो केस भी लड़ रहा हूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आई एम डॉक्टर कफील बट आई एम नॉट ए मर्डरर? ये मैंने नहीं कहा है, ये कोर्ट ने कहा है, और योगी जी की अपनी इंक्वायरी कमेटी ने कहा है। और यहाँ तक कि बर्खास्तगी के ऑर्डर में भी जो उन्होंने लिखा है, आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने लिखा है कि मैं सबसे जूनियर डॉक्टर हूँ था, और उस दिन छुट्टी पे होने के बावजूद मैंने 1 बजे रात से ही सबके 26 लोगों को कॉल किया, हर निर्दोष जान बचाने की कोशिश की। ये लफ्ज़ लिखे हैं उन्होंने कहा है कि कोई मेडिकल निग्लिजेंस, कोई करप्शन नहीं किया इन्होंने, लेकिन ये कहते हुए निकाला है कि 2014 में मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, इसलिए इनको निकाला जा रहा है। 2016 में मैंने ज्वाइन किया है, 2014 में मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, इससे इनसे क्या मतलब है? लेकिन बस आपको ये फंसा देते हैं। हाँ। और फिर आप ये न्यायालय के, अदालत के दरवाजे खटखटाते रहिए, और जुडिशरी के जो सिस्टम है वो थोड़ा डिले हो चुका है, तो सालों लग जाते हैं इंसाफ मिलने में। तो ये क्या है डॉक्टर साहब आप साथ लेके फिर रहे हैं आप किताब के अलावा? ये मैं जब से पूछना चाह रहा था। ये हमने हैदराबाद में ही लॉन्च किया था, हेल्थ फॉर ऑल। मेरी एक मुहिम है, मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाब है कि एक राइट टू हेल्थ केयर एक लॉ बनाया जाए। जो बाबा साहब ने हमें संविधान में बात कही है कि हर किसी इंडियन सिटीज़न को हेल्थ और एजुकेशन ये सरकार का वो होता है। तो हमने कोशिश की है कि राइट टू हेल्थ केयर एक लोकसभा राज्यसभा से पास होकर एक लॉ बने, ताकि एवरी इंडियन सिटीजन शुड हैव एटलीस्ट इमरजेंसी सर्विसेज विद इन देयर होम टाउन 3 to 5 किलोमीटर्स। और हमने जो है जो डेटा कलेक्ट किए हैं वो WHO, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक से, यूनाइटेड नेशन से कलेक्ट किए। इंडिया में 4.5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं। पूरी दुनिया में ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो रहा है। हर दूसरा बंदा इंडिया में जो है वो बच्चा कुपोषित है। इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। इंडिया का हर तीसरा जो बंदा जो HIV एड्स है वो इंडिया में रहता है। हर दूसरी लड़की जो है वो एनीमिक है। जिस साल बीआरडी में 70 बच्चों की मौत हुई थी, उस साल जो है पूरे इंडिया में 8 लाख से ज़्यादा बच्चे मरे। यानी कि हर जो है घंटे पे 100 मौतें हो रही हैं। 80% डॉक्टर जो हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, 72% प्राइवेट सेक्टर शहरों में है। गाँव में जो है लोगों को इलाज के लिए 100 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है इमरजेंसी में। तो एक कोशिश ये है कि ये इस मुहिम को लाया जाए। और अब चूँकि नौकरी से निकल गया हूँ तो एक मिशन इस्माइल हॉस्पिटल के एक ड्रीम रखी है कि यूपी बिहार के किसी बॉर्डर में कहीं पे भी ज़मीन मिल जाएगी तो एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कॉरपोरेट के फैसिलिटी हो, जैसे मेदांता फोर्टिस वगैरह है, पर चैरिटेबल हो, गरीबों के लिए हो। तो इसकी कोशिश है। तो आपको जो है यहाँ की हुकूमत के बारे में, यहाँ की गवर्नमेंट के बारे में, यहाँ के CM के बारे में तो मालूम होगा ना? जी जी जी। उनके जो उन्होंने किसानों के लिए जो काम किया है वो किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है। और TRS बहुत अच्छा काम कर रही है। KCR सर तो मुझे लगता है बेस्ट CM जो होंगे उसमें कैटेगरी में आएंगे। और चूँकि ये आंध्र प्रदेश के 2 डिवीज़न होने के बावजूद भी इतने कम टाइम में जो है पूरे तेलंगाना को आपको समेट के रखना और डेवलपमेंट की प्रोग्रेस पे लेके जाना, वो सबसे बड़ी बात है। और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि वो डिवाइड नहीं करते हिंदू और मुसलमान में, जाति में, कास्ट में, तुम दलित हो। जो यूपी में हमने देखा है कि आपने अभी सुना होगा कि यूपी में जो इलेक्शन हो रहा है उस पर हमारे CM ने जिस तरह से बयान दिया है कि यूपी में इलेक्शन सिर्फ 2 ही मुद्दे पे होगा, जिन्ना साहब पे और नेशनलिज्म पे, यानी राष्ट्रीयता पे। यहाँ के होम मिनिस्टर आपके
महमूद साहब जो हैं वो यहाँ के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, आप जी। होम मिनिस्टर हैं, एक मुस्लिम हैं। तो मुझे लगता है कि कास्ट और रिलीजन से हट के वो पॉलिटिक्स करते हैं और ये इस देश को सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। यूपी में हालांकि मुसलमानों की आबादी तेलंगाना से 5 ज़्यादा है, 5 करोड़ हाँ। मुसलमान हैं। तो लेकिन वहाँ पे उतना रिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आता मुसलमानों का। एजुकेशन एक बड़ी वजह मुझे लगती है, कोई लीडर नहीं है, एक और लीडर फिर वो हुकूमत भी तो ऊपर आने नहीं देती ना उन लोगों को। मुझे लगता है कि लीडरशिप का वैक्यूम है और एजुकेशन की बहुत कमी है। हमारे यूपी बिहार में जो लड़कियां अगर कहते हैं कि नाम लिखना सीख जाएं तो कह देते हैं एजुकेशन पूरी हो गई, शादी कर देते हैं। तो एजुकेशन जो होती है किसी भी कम्युनिटी का बैकबोन होती है। और मैं भी अगर आज जद्दोजहद कर पा रहा हूँ, एक सरकार से लड़ पा रहा हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया था। आपके तेलंगाना मतलब अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश की बात करें तो जितने मेडिकल कॉलेज हैं समझ लीजिए मेरे ख्याल से जो है उतने कई साल हो जाएंगे तब भी नहीं बन पाएंगे मेडिकल कॉलेज। जब मैं इंटरेस्ट दे रहा था, अब मैं भी आके मैं कर्नाटका में ही मैंने पढ़ाई की, तो उस वक्त जो है पूरे यूपी में 7 मेडिकल कॉलेज थे। और मुझे लगता है कि हैदराबाद के 4-5 सिकंदराबाद मिला दीजिए तो 7 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के हो जाएंगे, हो जाते हैं तो आसानी से। एजुकेशन के मामले में हम थोड़ा पीछे हैं। हुकूमत से आपको किसी किस्म की कोई मदद तो नहीं मिलती अब? मदद कहाँ मिलेगी, का प्यार मिलता है योगी जी का, आप कह लीजिए। मुझे पंचिंग बैग बना लिया है। जब भी उनको लगता है कि उनकी हुकूमत खतरे में है तो वो एक मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं। नहीं, आखिरी में मैं एक जानना चाह रहा हूँ, आपके साथ जो उन्होंने किया है उससे उनको पॉलिटिकली क्या फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा जी, आप रिवर्स पोलराइजेशन कर लीजिए, उसको इस तरह से करते हैं। नौजवानों के दिमाग में एक मैं कहता हूँ धर्म की अफीम खिला के नशा कर दिया गया है और उनकी सोचने समझने की जो ताकत है उसको कम कर दिया गया है। एक रैबिट होल थ्योरी की तरह उनको आंखों को टनल विजन दे दिया गया है। मॉब लिंचिंग इज अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मैं मानता हूं कि कोई कातिल जो होगा वो खुद जो है मर्डर करने के बाद वीडियो नहीं बनाएगा। पहले ये स्टार्ट हुआ मॉब लिंचिंग, किसी की दाढ़ी और किसी की टोपी देख के लोगों जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती है अचानक और मारती है और उसको वीडियो अपलोड किया जाता है। तो ये इसलिए की हुई क्योंकि उसे पता है कि उसके साहब जो है उसको बचा लेंगे। उससे अब धीरे धीरे बढ़ते हुए हम यहाँ पे आ गए हैं कि जो नफरत इतनी बढ़ती जा रही है कि नौजवानों में अब किसी को कोई मारता है तो खुश होती है। आप बात समझ रहे हैं? जिस दिन वो योगी सरकार मुझे जेल भेजती है या करती है तो कुछ लोगों में, पर्टिकुलर लोगों में एक खुशी होती है, अच्छा लगता है उनको, तो वो अपने लोगों पर पॉलिटिकली वो बेनिफिट लेते हैं। तो क्या समझते हैं आप, योगी जी का ये आखिरी दौर चल रहा है? एकदम मैं इतना तो लिख के टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा तेलंगाना को लोगों का, पूरे इंडिया के लोगों को, कि योगी जी तो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये तो कंफर्म हो गया है। ये बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि उन्होंने योगी जी को मुख्यमंत्री बना के गलती कर दी। अनुपयोगी मुख्यमंत्री का टैग जो है उन पे लग चुका है। तो नाजरीन, ये थे आली जनाब मोहतरम डॉक्टर कफील खान साहब। देखा आपने कितनी अच्छी बातें उन्होंने बताई और जो हुआ है उनके साथ, हम उनको दाद देना चाहिए कि इतना होने के बावजूद वो अपने पैरों पे खड़े हैं और अपना मैसेज आप सब तक बांटने के लिए अपने घर से दूर, कई 100 मील दूर फिर रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए उनकी आइडियोलॉजी कैसी है, जिनकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके मकसद में उन्हें कामयाब करे। तो अब दीजिए इजाज़त ख़य्यूम अनवर को। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं डॉक्टर कफील खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।